अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आइनी तरमीम के हवाले से मुसलसल बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातें दे रही हैं। हुकूमत का ये कहना है कि आइनी तरमीम उन्होंने करानी है और दोबारा वो असम्बली में लेकर के आएंगे और फजल रहमान साहब से और दीगर लोगों से भी उनकी बातचीत जारी है। लगता यही है कि फजल रहमान साहब को मना लिया जाएगा, लेकिन बहरहाल अब तक हुकूमत ने ऐलान तो नहीं किया कि अब असम्बली के इजलास कब बुलाया जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इजलास बुलाया जाएगा और इन आइनी तरमीम को वहाँ पेश कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI-FA की अगर हम बात करें तो आइनी मसौदा कहा गया था दोनों तरफ से तैयार हो रहा है। फजल रहमान साहब भी तैयार करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की टीम भी मसौदा तैयार करेगी और फिर दोनों के नुकात मिलाए जाएंगे और एक मुश्तरका आइनी मसौदा पेश किया जाएगा और जिस पर सब लोग मुत्तफिक भी हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है इस पर अगर PTI की हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि किसी भी तौर पर हमने इसको मुस्तरद करना है, पास करने नहीं देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि पसंद के जज हों, पसंद के फ़ैसले हों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का जो फ़ैसला है, अब उसके तफसीली फ़ैसला भी आ चुका और उस पर अमल दरामद करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत के अपने जवाज़ पेश कर दिए हैं। आज भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जी अदलिया आइन से मुतसादिम फ़ैसला करे तो कौन ठीक करेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तें फ़ैसले को 2 माह हो गए हैं, अपीलें समात के लिए नहीं लग रही। पार्लियामेंट में की गई जो कोई भी आइनी तरमीम है उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनमा, साबिक मेंबर नेशनल असम्बली कादिर खान मंदोखेल, माहिर कानून भी। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब आपका। कादिर मंदोखेल साहब क्या कहेंगे आइनी तरमीम के हवाले से? आपकी पार्टी ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो ये कहा है कि आइनी अदालत की हमें ज़रूरत भी है और हमारे मंशूर में शामिल है। सर, आइनी अदालत क्यों चाहिए जब अदालत मौजूद है और इसी अदालत से फ़ैसले आ भी रहे हैं? और अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए तो अदालतों से लोग मुतमईन तो नहीं होते, लेकिन आइनी अदालत का क़याम क्यों ज़रूरी है मौजूदा हालात में? देखिए, मौजूदा हालात का आईनी अदालत से कोई ताल्लुक एक लिहाज से नहीं है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की एक लंबी तारीख है। बीबी शहीद ने इनके ऊपर बात की थी और फिर मिसाक जमहूरियत जो बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान साइन हुआ था, जो बाद में इमरान खान साहब और मौलाना साहब ने भी साइन किया, उसमें ये भी आईनी अदालत का। उसके बाद अगर आप 18वीं तरमीम देख ले, उस वक्त भी ये डिस्कस हुआ, लेकिन उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी ने हुकूमत को ब्लैकमेल करके और वो जजेस की अपॉइंटमेंट अपने हाथ में लिया। उसके बाद अगर आप देख ले 2024 का इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, उसमें भी आईनी अदालतों का जिक्र है। तो हमारा कहना ये है कि कानून के तालिब इल्म के हिस्से से इस वक्त तकरीबन 22 लाख केसेस चल रहे हैं और 22 लाख केसेस जो है ना वो पेंडिंग है और वो आधे से ज्यादा आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो है ना वो आईनी केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में। तमाम चारों सूबों की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट ले लें तो वहाँ 60,000 केसेस पेंडिंग है। माजी में ये होता था कि 1 रुकनी, 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच होता था, फैसले करते थे। मगर ये जब से ये लाडला सियासतदान आया हुआ है, वो कहता नहीं फुल कोर्ट बैठे और मेरे केस का फैसला कर रहे हैं। तो आप ये देख लें कि अगर आप पिछले 6 महीने 8 महीने से देख लें, आपको सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के या इमरान खान साहब के मुकदमा चल रहे हैं। आम जो लोग जिन्होंने जमा पूंजी या अपने घर बार बेच के वकीलों की को फीस दे रखी है, उनके केसेस कब चलेंगे? और फिर आपने एक चीज की निशानदेही भी की है, 12 जुलाई का जो ये फैसला आया और उस वक्त से लेके हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो अभी तक नहीं लग रही है। फिर उसके बाद अगर आप तफसीली फैसले की बात कर लें, उसकी टाइमिंग देख लें, वो भी बड़ी मानी खेज है। उसके बाद अगर आप तफसीली फैसले को देख लें, उसका आखिरी सफा आप देख लें, उन्होंने जो अपनी ब्रदर जजेस के बारे में जो अल्फाज कहे, जो तस्दीक आमेज, जो उनको तस्लील करने के लिए जो अल्फाज कहे, वो भी हमने तारीख में कभी नहीं देखे। और उसके बाद अगर आप देख ले उनकी जो फैसले का एक शक ये भी है कि चूंकि बहुत सारे लोग तारीख में पहली मरतबा इतना आजाद उम्मीदवार हो गए, लिहाजा ये पीटीआई यानी अभी पीटीआई ने दरखास्त नहीं की है। पीटीआई के लोगों ने खुद ही जाके सुनी इत्तेहाद कौंसिल के फॉर्म भरे या उनमें शमूलियत की दरखास्त दी है। और उसके बाद अगर आप आइन का आर्टिकल 51 सेक्शन 6E देख ले, उसमें यह कहा गया कि कोई आजाद उम्मीदवार अगर जीत जाए तो वो 3 दिन के अंदर किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं।
मगर यहाँ जो 8-5 के हिसाब से जो फैसला है उसमें ये कहा गया कि आप 15 दिन के अंदर दरखास्त दे सकते हो कि आपने किस पार्टी में शमूलियत करनी है, और वो भी वर्किंग डेज का मतलब ये कि हफ्ता इतवार छोड़ के, हफ्ता इतवार अगर आप उसमें शामिल करें तकरीबन 19-20 दिन लगते हैं। तो आप मुझे बता दो कि आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन, आप टाइम दे रहे हो 19-20 दिन। आप मुझे बताओ कि कानून की खिलाफ वर्जी है या आइन की खिलाफ वर्जी उस 2 जजेस ने किया या आपने किया? ये तो लिखा हुआ फैसले में लिखा गया, मैं अपनी ज़बानी नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, और फिर उन 2 जजेस साहिबान ने यह फरमाया कि अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद की जाए तो आपको आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन, आप कहते हैं 19-20 दिन, तो फिर उसको तो मुअत्तल करने पड़ेंगे जो आइन का हिस्सा है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो आप बयान कर रहे हैं मुंतकिल साहब, ये तो है, और साथ में जो फैसला है उस पर आप बात नहीं कर रहे, उसमें ये भी तो लिखा है फैसले में कि आइनी बतौर एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन साफ शफाफ कराने में नाकाम रहा। इसका क्या जवाब देंगे? क्या हैसियत रह गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और 8 फरवरी के इलेक्शन की फिर क्या अहमियत रह गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है ये। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। बिल्कुल ये बात कि मैं नहीं कहता हूं उसने सही कहा, मैं कहता हूं इत्तेफाक करता हूं। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज का इलेक्शन किया है। मैं आपके सामने इस वक्त भी हल्का 242 में बैठा हूं। फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले कहा कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। इस वक्त भी 25 से 30 हजार बैलेट पेपर जो एमक्यूएम के टप्पे लगे हुए हमने छीने। फैसल वाडा की बात पर सर फैसल वाडा तो आपका मुखालिफ है, आपको इस तरह की बात उन्होंने की है तो आपने फौरन एतबार कर लिया। देखो वो तो साबित हो गया ना। इतबार मैंने ये किया है कि मैंने उस वक्त की आरो से ये कहा कि बाबा इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे, उसने बोला और फिर इलेक्शन वाले दिन आपने तमाशा खुद देख लिए और पूरा आलमी मीडिया ने NA 242 को कवर किया है, तो फैसल वाडा की बात तो सच साबित हुई है। और फिर उसके साथ साथ पिक एंड चूज की इलेक्शन कमीशन ने क्या राना सनाउल्लाह को उन्होंने पंजाब से हराया, मुझे कराची से हराया है, अली वजीर को वजीरिस्तान से हराया है, मोहसन दावड़ को वजीरिस्तान से हराया है, किसने हरवाया? फजल अहमद साहब को डी खान से हराया है। ये किसने हरवाया? क्या चीज है? किसने हरवाया? तो ये पिक एंड चूज नहीं तो क्या है? किसने हरवाया सर, किसने हरवाया? मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज करके ये सीसी पीटीआई को दी है। अच्छा, वजीरिस्तान में अली वजीर के मुकाबले में तो इमरान खान भी नहीं जीत सकता। सर आप जो बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सबसे बड़ा एतराज ही पीटीआई का है। आप कह रहे हैं उन्होंने पिक एंड चूज किया, और क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना दायरा इख्तियार होता है किसी को हरवाना और जितवाना? तो ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो जापानी जबान में बोल रहा हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन से पहले दरखास्त की है कि आरओ डीआरओ जो नहीं, ये 2 नंबर है, ये इलेक्शन में तांत्रिक करा रहा है। उस पर कोई एतराज नहीं हुआ। फिर इलेक्शन वाले दिन जो ठप्पे लगे उसकी वीडियो है, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, सेनेटर ताज अदरसन ने तेरी दरखास्त की FIR काटो। FIR एमक्यूएम के खिलाफ तो नहीं कटी, मेरे खिलाफ कट गई। सर एमक्यूएम के नहीं तो आप देखिए, ये देखिए 2 चीज़ें। एक तो आप कह रहे हैं कि जी पिक एंड चूज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली कराने में, तो फिर जो कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर उसको मान लें कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा बतौर आईनी इदारा, और इलेक्शन को फिर आप भी खड़े हो जाएं, कहेंगे जी कलअदम करार दें इस इलेक्शन को 8 फरवरी वाले, तो आप तो साथ दें फिर पीटीआई का। देखिए मैं तो आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, उर्दू में सलीस उर्दू में आपको बोल रहा हूँ, तो इसी 8 रुकनी जज को तो पूरे इलेक्शन को कलअदम करना चाहिए, और जिसकी बात नहीं तो कलअदम करना चाहिए। सर एक बात और भी सुन लेना, बिल्कुल आसान अल्फाज में, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में सवाल कर दूं आपसे। फैसल वाडा साहब जिसकी बात पर आपने एतबार किया, जिसके खिलाफ केस भी आपने लड़ा और बड़े मुखालिफ, आज भी आप मुखालफत कर रहे हैं उसकी, लेकिन वही फैसल वाडा है जिसको सेनेटर भी पीपल्स पार्टी ने ही बनवाया है। ये भी जहन में रखिए, ताकि वो आपकी उनसे मुखालफत अलग है, आपकी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई, इसका मतलब है। नहीं, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी नहीं होती तो मेरे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बार-बार लेटर तो आपके साथ भी खड़ी है, फैसल वाडा के साथ भी खड़ी है, और फैसल वाडा के साथ जो लोग हैं उनके साथ भी खड़ी है। नहीं, थोड़ा सा सुन लिया आपने, फैसल वाडा को छेड़ दिए तो तफसील सुन लिया। फैसल वाडा को मैंने कौमी असम्बली से बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन कर लिया।
अरे सुन तो लो, जी सुन जी तो लो ना, अभी आप सवाल के जवाब तो सुन जी लो। जी जी, फरमाइए फरमाइए। फैसल वाडा को कौमी असम्बली से मैंने फारिग करा दिया है, फैसल वाडा को सेनेट से फारिग करा दिया, फैसल वाडा से तायात नाइल करा दिया है। उसके बाद वो मेरे के पास आता है, आसिफ अली जरदारी के पास, और घुटनों को हाथ लगाता है। तो आप मुझे बता दो कि फिर भी हम उससे दुश्मनी मिल रही, और हमने फैसल वाडा को नहीं जिताया। फैसल वाडा का तजवीज कुंदा एमक्यूएम का था, तायद कुंदा एमक्यूएम का था। एमक्यूएम के 17 वोट मिले, हमारे पास 6 वोट एक्स्ट्रा थे, हम अपना सेनेटर नहीं ला सकते थे। उस 6 में से हमने 4 उसको दिए, यानी 21 वोटों से बनाया। तो हम तो नहीं किया, हमने तो हमारे पास जो फालतू वोट थे 6, उसमें से 4 दिए जो कि एमक्यूएम का कैंडिडेट था। हमने तो बेसिकली वोट एमक्यूएम को दिए। अच्छा, एमक्यूएम ने उनको बनवा दिया, तजवीज़ कुनंदा वही थे, तायद कुनंदा वही थे, आपके पास फालतू पड़े हुए थे, तो आपने जनाब फैसल वावड़ा को दे दिए। और फैसल वावड़ा जिस तरह की आपके साथ ताल्लुकात हैं वो आप भी जानते हैं, जिनके लोग हैं आप भी जानते हैं। लेकिन सर, ये जो आपने एक प्रोग्राम में एमक्यूएम पे बड़ा एक इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट के मकबर एमक्यूएम वाले हैं, नाम ले दिया मकबर आज़म, आपने कहा मुस्तफ़ा कमाल। सर, ये क्या चीज़ें हैं? इस तरह के मुसलसल इल्ज़ाम आजकल लगा रहे हैं आप, कभी फैज़ हमीद पे लगा देते हैं, कभी मुस्तफ़ा कमाल पे इल्ज़ाम लगा दिया आपने। देखिए, मुस्तफा कमाल साहब कौन है सबको पता है। मुस्तफा कमाल को खुद एमक्यूएम नहीं मानती है, मुस्तफा कमाल को खुद अल्ताफ से नहीं मानते हैं। एमक्यूएम मुस्तफा कमाल को खुद, जिस हल्के में मैं अभी बैठा हूँ, इन 242 बल्दिया टाउन में, ये नहीं मानते हैं। मुस्तफा कमाल ने टोटल 3800 वोट लिए और शो किए 71,000 वोट। तो आप मुझे बता दो फिर, ये मुस्तफ़ा फैसल कमाल वाडा को ने क्यों एडवांस पे कह दिए कि उसको सीट दे दी गई मुस्तफ़ा है? कमाल को सिर्फ इसलिए निशाना किसका बना हक रहे है? हैं कि जिस ये जिस सीट पर आपके साथ वो इलेक्शन लड़ रहे थे वहां से वो जीत गए, आप हार गए। हारने के बाद तो जाहिर इस तरह के इल्जाम तो लगाते हैं लोग। अच्छा, मैं तो हारने से पहले, इलेक्शन से पहले ही सारी चीजें मैंने, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, मैंने लेटर का मौजूद है इलेक्शन कमीशन के सामने, मेरे पेज पे मौजूद है, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त मौजूद है। इस और बात फिर को फैसल वाडा साहब ने क्यों कहा कि इस ये सीट बात को उसको दे दी गई इस है, बात को आप वो प्रूव कर राजी सकते नहीं हैं? है। मनोकल साहब, इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मकबर है? देखिए, मैं इस बात को यूं साबित कर रहा हूं कि फैसल वाडा ने किस सबूत के बिना पे कहा कि सीट दे दी गई। नंबर एक बात, ये मैं पहले कह चुका हूं। दूसरी बात यह है कि मुस्तफा कमाल साहब को जो 3800 वोट लिए, ये जो रंगे हाथों में हमारे कारकुननी की वोट पकड़े, इलेक्शन कमीशन इसमें क्यों फॉरेंसिक नहीं करा रही है? मुझे झूठा कर देना, मेरे खिलाफ एफआईआर कर दे, वैसे पहले एफआईआर कर चुका है झूठा, एक और कर दे, सर, सच्चा कर दे, सिंध मुझे हुकूमत अगर झूठा कर आपकी दे नहीं कि होती, मैंने जो चीजें की है वो गलत साबित की है। टीवी पर आपको भी लोगों ने देखा, जिस तरह आपने दरवाज़ा खोला लात मारकर, जिस तरह आपने अंदर जाकर चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंकी हैं। ये सर मतलब एक कानून पसंद शहरी तो ये काम नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने 100 वोटर्स लिए है इसी टीवी के इंटरव्यू पे, और इसी पे जो वीडियो सोशल मीडिया पे है। यहाँ पे आरओ ने, डीआरओ ने और सूबाई इलेक्शन कमीशन से तीनों ने जवाब दिए रिटर्न। इलेक्शन कमीशन ने, और मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, उसने बोला वो एडिटेड वीडियो है, वो एमक्यूएम ने जाली बनाई है। अगर जाली नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों रिपोर्ट दाखिल की है जो कि सीट मुस्तफा कमाल को दे दी है और रिपोर्ट मेरे हक में दी है? सर, ये कराची कैसे में हो सकता सारी है? सीटें ये एमक्यूएम ने धांधली से जीत ली, एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बकौल आपके जीत ली। उन्हीं के साथ आप इत्तेहादी बन के आप तीनों साथ बैठे हुए वहाँ चेयर करते हैं, आपस में इत्तेहाद भी है, हम तो मशावरत भी हो रही इत्यादि नहीं होती है, है। हम तो इत्यादि नहीं है। आपको नहीं, किसने बोला? असल बात ये नहीं पहले आप अपना मफाद की जुमला है, दुरुस्त कर लें। असल बात ये नहीं आपको मफाद की, उसूल ना की ना नहीं है। ना ना देखिए देखिए, दोबारा सुन ले, हमारा एमक्यूएम से कोई इत्तेहाद नहीं है, न सिंध में न वफाक में। वो मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है, जब भी उनको काबिना में शामिल की है। अगर हमारे इत्तेहादी होता तो सिंध काबिना में शामिल होती, नहीं है ना। तो इस बात को आप थोड़ा सा आवाम के सामने ये बात क्लियर कर दे कि हमारा इत्तेहादी नहीं है, वो जिसकी इत्तेहादी है उनकी इत्तेहादी, ये आप कह सकते हो। चलिए, साथ तो बैठे हुए। अच्छा, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप भी सुन रहे हैं गुफ्तगू, और ये जो बात हो रही है खासतौर पर आईनी तरमीम के हवाले से और फैसला जो आया उसके हवाले से, इसमें बड़े जो सवालात हैं वो तो मंदुखैल साहब भी जवाब दे रहे हैं उनका, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सवाल का फैसले के ऊपर जो सवालात हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीटीआई को कौन सी आईनी शिक के तहत नशिस्तें मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका 70 सफ़ात के फैसले में कहीं जिक्र नहीं है। आप कानूनदान हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ अली सरवर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एट माय कमांड,
कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि फैसले में इस बात का जिक्र नहीं है तो उसने फैसला ही नहीं पढ़ा। सबसे पहले आर्टिकल 17 के ऊपर और आर्टिकल 187 के ऊपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट डिमार्केशन की गई है कि आर्टिकल 17 पॉलिटिकल पार्टीज का राइट नहीं है, ये इलेक्टोरेट का राइट है कि जो जीत के आया है वो रिप्रेजेंट करेगा और उसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर उसको निश्चितें मिलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, रूल 94 जो है इलेक्शन रूल्स का, उसको अल्ट्रा वायरस करार दिया गया है, वो सेटिफाइड हुआ है। वो इस वजह से हुआ है बिकॉज इट वाज इन कॉन्फ्लिक्ट। जीत कर जो आया सर, जमात जीत कर आई है, आजाद हैसियत में लोग जीत कर आए, उनको दे देंगे आप? जी, जो आजाद हैसियत में जीत के आए हैं वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास सिंबल नहीं था, हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये हमारी पार्टी है और इस पार्टी के बेसिस के ऊपर हमें सीटें मिलनी चाहिए, तो इसमें क्या कबाहत है? पीटीआई सर ना इलेक्शन कमीशन में थी, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनी, उसके बावजूद फैसले में लिखा है कि जी वो पीटीआई को दे दी जाए। ये अब देखिए ना, मेरे ख्याल में तो बड़ा ये जानिबदारी नहीं है, क्योंकि फैसले में जो बार बार लोग बात कर रहे हैं कि जानिबदारी का मुजाहरा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं तो रिजेक्ट करता हूँ ऐसी हर बात को। मैं समझता हूँ कि 3 बातें अहम है। एक तो नंबर 1, मैं कई दफा आपके शो में बता चुका हूँ कि इम्प्लीमेंट की दरखास्त पीटीआई की मौजूद थी और आर्टिकल 187 के साथ पढ़ते हुए उसको इम्प्लीट किया गया। सब्सिक्वेंटली जो है उसी इम्प्लीटमेंट के बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि चूंकि पीटीआई से सिंबल लेने का ये मतलब नहीं था कि वो अपनी सियासी हैसियत खो बैठे हैं, इस वजह से सीटें जो हैं वो उनको दी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी क्लियर कट लॉजिकल रीजनिंग है। मेरे ख्याल में तो इसके अंदर कोई ऐसा अभाव मौजूद नहीं है। हाँ, अब अगर कोई ये चाहता था कि दूसरे के हिस्से पे भी डाका मारा जाए तो डाकू तो जो है वो जाहिर है इस फैसले से खुश नहीं होंगे। कादर मंजूर साहब, ये चूंकि आईनी और कानूनी हम बात कर रहे हैं फैसले पे, जाहिर है आप भी मारूफ वकील हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जो मैंने जहन में जो सवालात थे इसमें ये था कि किस आईनी शक के तहत उन्होंने कहा कि 17 के तहत, और इसमें साफ लिखा जो जीत कर आएगा सीटें उन्हें मिलेंगी, और फिर चूंकि इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फरीक तो नहीं थी, ये कह रहे नहीं फरीक तो बाद में बने इसलिए उनको सीटें दी गई हैं और इसलिए फैसला भी 8-5 के उनके हक में आया। अच्छा, मैं आपको आम लोगों को समझाने के लिए हवाला दूंगा। जी जी, मैं आम लोगों को समझाने के लिए आपको हवाला दूंगा। एक जमीन पे मेरा और आपका झगड़ा, नीचे से केस में हार जाता हूँ, आप अपील करते हो, वहां मैं हार जाता हूँ, आप ऊपर अपील कर लेते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना कादिर खान मंदोखिल की जमीन है, ना अली सरवर की, ये फलां की जमीन है। ये कभी आपने सुना है? कभी आपने देखा है? और ये आर्टिकल 187 का फायदा उठाने के लिए कि चूंकि हमने अंदाजा लगा लिया है कि इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं, लिहाजा उनका ताल्लुक जरूर किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक है। जिसने फॉर्म भरा है सुनिए क्या ताल्लुक, उनको नहीं देना है। हमने सोचा है कि ये पीटीआई वाले होंगे लिहाजा हम उसको देंगे। ओ भाई, खुदा का वास्ता, ऐसा नहीं है। 30 साल मुझे भी चोले बेचते में नहीं लगे, अदालतों में पेश होता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्या आप अपनी बराबर जजेस की आप तस्दीक करते हो कि वो आइन से जो ना वो बाहर हो गए? आपने धमकी दी 80 लोगों को, आपने धमकी दी, आप आइन से तजावज कर दिए। तो क्या आपने आइन से तजावज नहीं किए? क्या आइन का आर्टिकल 51 क्लास 6E में लिखा हुआ है कि जो आजाद उम्मीदवार है वो 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? आपने कहा 15 दिन और वो भी वर्किंग डेज, यानी हफ्ता इतवार निकाल के, तो अगर हफ्ता इतवार लगा ले तो 19-20 दिन बन जाते हैं। आपको ये आइन को दोबारा लिखने की या उसमें तरामीम का इख्तियार किसने दिया है? आपके पास सिर्फ इतने इख्तियार है कि आपको कोई चीज में अभाव हो, किसी चीज में कंफ्यूजन हो, आप उसकी तशरीह करें। तशरीह ऑलरेडी कौमी असम्बली ने या सेनेट ने या तरमीमी 51 और 106 में तरमीम आ चुकी है। और फिर मैं ये भी आपको बता दूं कि आप अपने चीफ जस्टिस के अहकामात मानने से इनकार कर रहे हो। आप अपने सदर पाकिस्तान जो आपके अपॉइंटमेंट पे, आपके आइन के ऊपर, आपके बिल के ऊपर दस्तखत करते हो, उसके अहकामात से आप इनकार करते हो। नहीं जी, ये ऑर्डिनेंस में नहीं मानता हूँ, इसको वापस लिया जाए। चीफ जस्टिस के अहकामात नहीं मानता हूँ, वापस ली जाए, पुरानी कमेटी बहाल कर दे, फिर इसको पूरा फुल बेंच के सामने ये वो भाई, ये सारी चीजें हमने तो जिंदगी में पहली मरतबा सुन रहे हैं।
एक जूनियर जज अपनी सीनियर जज यानी सीनियर जज उसके बाद उसको प्यूनी जज कहते हैं, अपनी चीफ जस्टिस के अहकाम को कहते हैं मैं नहीं मानता हूं, तो आपके अहकाम को कौन मानेगा? ये बड़ी अहम चीज है। ये आपने जो कानून आप किए उसको कौन मानेगा? फिर आपके आप फैसलों कहते को हैं भी मैं इसको कौन भी नहीं मानता मानेगा? हूं। क्योंकि पहले मुझे ये बता जाए, पहले मुझे सुन अली सवर, पहले मुझे ये बता दो कि आपने जस्टिस मुनी बख्तर को निकाला है तो उसकी वजाहत बता दे। तो भाई साहब, आप अपनी चीफ जस्टिस से वजाहत मांग रहे हो? आपका जो बॉस है पूरे पाकिस्तान का, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो आपको जवाब दे या आप उनके जवाब दे? आप उनके अहकाम को मानने को तैयार नहीं। मेरी ये शर्त है, फिर मैं आपकी कमेटी में बैठूंगा। और आप कहते हो कि पूरा असेंबली जहां हम धक्के खाते हैं, जहां हम करोड़ों लोगों के वोट लेके आते हैं, हम कानून साजी करते हैं, आप एक दस्तखत से उड़ा के बाहर फेंकते हो। आपको इख्तियार किसने दी है? ये अच्छा, सारे आईनी सवाल तरमीम, हैं। ये जो बंदोखिल साहब ये बात जो कर रहे हैं, आसान अल्फाज में आप जो कह रहे हैं, आपने समझाया है। वैसे साहब, ये दो लोगों का मुकदमा हो और उन दोनों के बजाय तीसरी शख्स को फ़ायदा दे दिया जाए, तो ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है। जी अली साहब, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी जी जी, अच्छा, मैं बात तो मैं नहीं सुन सका आपके गेस्ट की, क्योंकि वो मुझे आ नहीं रही थी, लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए देखिए, ये कोई सिविल मुकदमा नहीं था जो ना ये कोई क्रिमिनल ट्रायल था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस का मसला था। इस एस्पेक्ट को कोर्ट ने बड़े तरीके से पूरी जजमेंट जो है ऊपर लिखी है कि आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि जो कोर्ट की फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी पार्टी को प्रोटेक्ट करना नहीं, मगर प्रोटेक्ट करना है तो इलेक्टोरेट के राइट को करना है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब 88 में पीपल्स पार्टी से सिंबल छीना गया था तो सुप्रीम कोर्ट में बीच में आई और उन्होंने कहा कि ये गैर जमाती इंतखाबात जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो एक रिलीफ दी गई थी। हमारे यहाँ जो है वो रिलीफ जाहिर सिंबल से पहले नहीं दी गई। वो 13 जनवरी का जो फैसला है काजी फाइज ईसा का, वो पूरी दुनिया में बदनाम जमाना एक फैसला है, उसके तहत चले सुप्रीम कोर्ट रात को 10 बजे तक बैठी और सिंबल छीन लिया। मगर उसके बाद अगर कोर्ट की मेजोरिटी ये समझती है कि हर वो शख्स जो पीटीआई के नाम से वोट लेकर आया उसकी बेसिस के ऊपर जो सीटें हैं रिजर्व सीट, वो उसी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक मिलनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया है उसी प्रोपोर्शन से उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो। तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा। आप प्रोसीजरल सवाल उठा रहे हैं, आप मेरिट पर भी तो बताइए कि आपको इससे तकलीफ क्या हुई है, सिवाय इसके कि जो सीटें आपकी प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं बनती, आप उन सीटों पे डाका मारना चाह रहे थे और 2/3 मेजोरिटी करना चाह रहे थे। उसके अलावा मेरिट के ऊपर मुझे कोई वकील समझा दे, कोई और आदमी ले पर्सन को समझा दे कि किस तरह आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 187 को जब कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इसको आर्टिकल 187 को डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनका दिया गया है, तो जाहिर है पर्पस के तहत इसको रखा अच्छा, गया। आईनी अदालत, देखिए कल गुज़िश्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कहा कि जी आईनी अदालत, जाहिर है उन्होंने आईनी अदालत के क़याम के हवाले से कहा कि जी हमारे तो मंशूर में भी शामिल है। तो आईनी अदालत अगर बन जाती है, क़याम अमल में आ जाता है, तो उस पर क्या एतराज़ है? आईनी अदालत का क्या कोई आइन और कानून से बालातर होगी? कोई आईनी अदालत जो होगी वो डोगर कोर्ट से भी बदतरीन होगी। और आपको याद होगा कि डोगर कोर्ट के जो सपोर्टर थे वो सबसे बड़े वो आसिफ अली जरदारी साहब थे। आज उनके फर्जंद जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सबसे बड़े सपोर्टर बन के आ रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के ऊपर एक हमला है। जो इज्जत बुकला डोगर कोर्ट की करते थे, उनके सामने पेश नहीं होते थे, वही इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की होगी। मैं एज ए वकील, एज ए पाकिस्तानी वकील, बड़ा कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि ऐसी किसी भी आईनी अदालत को, उसके चीफ जस्टिस को और उसके जजों को जूते की नोक पे रखते हैं। हम लानत भेजते हैं किसी ऐसी अदालत पे जो आप समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बनेगी, नहीं बन सकती। बिल्कुल इसी तरह अच्छा, इसको आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझ रहे हैं? जुमला कंप्लीट कर लूं। बिल्कुल इसी तरह, बेशक ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, लेकिन जिस तरह मैं इस पार्लियामेंट को डिफेंड करूंगा और इस पार्लियामेंट के ऊपर कोई सुपर पार्लियामेंट नहीं बनाने दूंगा। बेशक फॉर्म 47 का वजीर आजम है, लेकिन जिस तरह मैं कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में नहीं बनने दूंगा। हालांकि प्रैक्टिकली तो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बंदोखेल साहब को भी पता है। इसी तरह मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट की तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा।
किसी ने सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश की तो उनके लगाए हुए जज भी जूते खाएंगे और वो भी जूते खाएंगे। जूते खाएंगे, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। कादिर मंतुकल साहब वो कह रहे हैं ये आईनी अदालत जो है, आज़ाद अदलिया पर हमला भी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ये तो अदालत हो गई, और ऐसी अदालतें अगर बनी तो फिर उन जजेस को जूते लगाए जाएंगे। दुनिया में 58 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद है। आईनी अदालतों का मतलब ये है कि जो आइन से मुतालिक जो केसेस है, इलेक्शन से मुतालिक, सियासी लोगों से मुतालिक केसेस है, वो अलग चले। ये जो क्रिमिनल केसेस है, ये मेरे चर्चा चलाएंगे, ये कौन चलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे मौजूद होंगे, आईनी अदालत आईनी के जो आर्टिकल 199 के तहत वो चलाएंगे। ये हर आदमी की अपनी तशरीह है, या चमचगिरी के लिए कोई अल्फाज कुछ भी कह सकता है, उसके कानून का कोई सरोकार नहीं है। आजकल बड़े लोग लगे हुए चमचगिरी करने में, ताकि हो सकता है कोई जज अपॉइंट हो जाए या कोई और चीज हो जाए, या कोई आने वाला पीटीआई के दौर में उसको मुशीर बना ले। इनके आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आईनी अदालत क्या एक गुनाह है? क्या एक गैर कानूनी अमल है? और क्या जो पाकिस्तान की असम्बली है उनके पास इख्तियार नहीं है? क्या एक जज के पास इख्तियार है कि वो कहते हैं मैं अपने चीफ जस्टिस का हुक्म भी नहीं मानता हूँ, सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर है उसके हुक्म भी नहीं मानता हूँ, अपने दो जो साथी जजेस हैं उनकी भी जो है ना वो तस्वीर करूं? ऐसा कानून तो हमने नहीं देखा है कभी, ऐसी रवैयत तो हमने कभी पहले नहीं देखा है। तो आप मुझे बताओ तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने आप को मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई कसर छोड़ी उन्होंने? क्या पीटीआई ने जो इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा अक्टूबर में अपना जज आएगा फिर देखेंगे, क्या मंसूर अली शाह साहब का इंतजार हो रहा है? क्या आप एक सुप्रीम कोर्ट के को पहले से मुतनाज़ा कर रहे हो? नहीं तो कादिर मंतुकल साहब आप भी ये समझते हैं कि मंसूर अली शाह पीटीआई का जज है और काजी फाइज ईसा इसका मतलब आप लोगों का जज है? देखिए, मैं कहता हूँ दोनों पाकिस्तान के जज है, हमारे लिए दोनों मोहतरम है। हमारे बीबी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के केस में दोनों जज हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन ये पीटीआई जो है ना ये तेरे जज ये मेरे जज ये करे, हमने तो कभी नहीं कहा। और फिर फाइज ईसा साहब के खिलाफ पीटीआई ने जो रेफरेंस दाखिल किए है उनको अपनी बीवी समेत मुख्तलिफ अदारों को चक्कर लगाया, किसके कहने पे किए, जो बाद में उन्होंने माजरत कर ली है। तो ये भी जरा हिम्मत करके बता दें कि हमने फाइज ईसा को जो हमने चक्कर लगवाया मुख्तलिफ अदारों को, एक सीनियर जज को यानी चीफ जस्टिस के बाद सीनियर पीनी जज का, तो आपको किसके कहने पे किए? आपको रेफरेंस वापस लेनी पड़ी, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आप कल तक किसी के हाथों में खेल रहे थे, आज आप चाह रहे वही आ जाए। आप तो तहयात जो ना वो सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे थे, आप तो ये जनरल फेज को आप जो ना तहयात आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। आज जब वो पकड़ा गया तो आपकी टांगे कांप रही है। आज जब वो पकड़ा गया तो आप बात से कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि बाबा मुझे फौजी अदालत में न भेजो, बातें करनी है फौजी से, सिविलियन से नहीं करना है। मगर अदालत सिविलियन पसंद है, फौजी नहीं, ये दोगलापन क्यों? या अगर आपको फौजी पसंद है, आर्मी चीफ पसंद है, डीजीएसआई पसंद है, तो उनकी अदालत भी पसंद कर ले। अगर आपको पीपल्स पार्टी जैसे जमहूरी पार्टी नहीं पसंद, आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो आप सिविलियन की बातें करना करें, क्योंकि उनको पता है से फिर बात ना हो, फिर सियासी जमातों से के साथ बनाया, जनरल फेज के साथ 9 मई की साजिश बनाया, बांग्लादेश श्रीलंका मॉडल के साजिश जनरल फेज के सामने। जनरल फेज को 2 जूते पड़ेंगे ना, ये तोते की तरह बोलेंगे उसने क्या क्या गुलगुला है। खुद मेरे ऊपर टार्चर किए जनरल फेज ने, मेरे ऊपर, मुझे आईएसआई सेक्टर कमांडर के दफ्तर में 1.5 घंटा यरगमाल बनाया, मुझे वहां पे मैंने सेनेटर की ऑफर की, मुझे 15-20 करोड़, मेरे इंक्वायरी कराए ना। मैं तो आपके तोसे से आर्मी चीफ से कहना चाह रहा हूँ मेरी इंक्वायरी बिठा दे, मैं झूठा साबित हो जाऊं तो मुझे कोर्ट मार्शल कर ले। तो आपकी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई सर? के हिसाब से लोगों को और इसी जनरल फेज को फांसी चढ़ाए। जनरल फेज के कहने पर आपको अगवा किया गया या आपको यरगमाल बनाया गया, तो आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी हो। इस वक्त मौजूदा सेटअप में तो कम से कम इनके लोग नहीं पीटीआई की, आप जो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं हो सकती है। देखिए, आपको पता है फौजी कानून का, आप फौज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। और ये बात अली सरवर साहब मैं आज नहीं कह रहा हूँ, जब ये गैंगस्टर जो ना कोर कमांडर पेशावर के 20 अप्रैल 2022 में 24 न्यूज और जी टीवी में, उस वक्त मैंने कहा 8 बजे की टॉक शो नसीम ज़िया के और अनिका का शो उठा के देख ले, गूगल पे यूट्यूब पे आज भी मौजूद है। वो उसे बड़ी ताकतवर पोस्ट पे था, मैंने जो बोलना था बोलता रहूंगा।
मैं तो रिक्वेस्ट करूं इंडियन न्यूज चैनल के जरिए कि मेरी इंक्वायरी खड़ी कर दे। मेरे पास सारे सबूत मौजूद है, झूठा साबित हो जाए तो मेरे कोर्ट मार्शल करा दे, नहीं तो इस गैंगस्टर को जिसके लिए मुझे सजा दी है, जिसके लिए मुझे इन्होंने टार्चर की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा। और ये जो आपने कहा है कि फिर मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए या मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये दोनों बातों के लिए है। फैज़ हमीद ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया आपके साथ, उसके लिए भी कह रहे हैं, और दूसरा इल्ज़ाम आपने मुस्तफ़ा कमाल पे लगाया मुखबिर आज़म का, उसका भी शवाहिद मौजूद है ना आपके पास। उसका मतलब है जो इल्ज़ाम लगाया वो महज इल्ज़ाम नहीं है। देखिए मुस्तफ़ा कमाल की बात मैं यूं कर रहा हूं, आपको मैंने बड़ी तफसील से बात की है कि इलेक्शन से पहले फैसल वाडा ने कैसे कहा कि ये सीट दे दी गई है। इलेक्शन से पहले कहने पे, फैसल वाडा के कहने पर आपने एतबार कर लिया और पूरी पार्टी को रांदा दरगाह कर दिया। सुन, आप मिक्सअप ना करें अली सरवर साहब, मिक्सअप ना करें। मैंने ये कहा है कि धांधली मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए कही थी, और मुस्तफ़ा कमाल की और गवर्नर सिंध की वीडियो खुद लीक हो गई, वो भी आप जरा देख लें। उन्हें काम जीते नहीं है, हम तो सारे जो है ना इस तरह से आए, किसने जीता है इनको? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जर्नल फैज, अब तो फैज अमीर नहीं था सर, अब किसने जिता दिया? ये पूरा पाकिस्तान में पिक एंड चूज किया, पिक एंड चूज हुआ है। अच्छा बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुन रहे हैं कादिर मंदखल साहब की? बैरिस्टर अली ताहिर साहब। जी मैं मुझे आपकी बात है सर, गुफ्तगू आपने सुनी कादिर मंदखल साहब ने जो बातें की नहीं, हैं? उनकी तो मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, कोई इशू है टेक्निकल, आई डोंट नो, मुझे उनकी कोई आवाज नहीं आ रही। सर वो कह रहे हैं आईनी अदालतें बनेंगी, और आईनी अदालतों क्यों समझते हैं कि आज़ाद अदलिया पर हमला है ये? आईनी अदालतें, जाहिर है इतने सारे केसेस मौजूद हैं हज़ारों की तादाद में, और वो कह रहे हैं जी इस तरह के जो लॉयर्स हैं वो आके आजकल नंबर बना रहे हैं और आज़ाद आईनी अदालतों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके कोई अपने मफाद होंगे। नहीं देखिए, मुफाद पे एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात तो कोई मुफाद नहीं है। जब आप किसी जगह से रिस्क खाते हैं तो आपको थाली का बैंगेट नहीं होना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन के साथ खराब ही होना चाहिए। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अगर मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ तो मेरी पहली जिम्मेदारी इस इदारे को डिफेंड करना है। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट्स के ऊपर किसी अदालत को बनने नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं अपनी पार्लियामान के ऊपर किसी और इंस्टीट्यूशन को बनने नहीं दे सकता। ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है अमेंड करने का, वरना अदरवाइज कल को पार्लियामेंट कह देगी कि हमने बिलावल भुट्टो को बादशाह अपॉइंट कर दिया और अब वो बादशाहत में पाकिस्तान चलाएंगे, तो अली सदर साहब ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगा, शायद मंदोखेल साहब उस बात को मान लेंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये है, कैटेगोरिक नहीं कि असम्बली के पास इख्तियार है तरमीम करने का, जब आप कहते हैं कि असम्बली के पास इख्तियार है, कोई बुनियादी स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा जा रहा है, आईनी अदालतें अलग कर रहे हैं, जैसे पीडीआई अदालतें बन रही है, जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में बात कर दूं, आपको किसने बोला? अगर आईनी तरामीम की जाए, ये असम्बली का हक है, ये किसी और का इख्तियार नहीं है। बात करने में मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे बात करने में। दूसरी बात यह है कि जब आप आईनी तरमीम में ये कहते हैं कि वजीर आजम चीफ जस्टिस लगाएगा और फिर चीफ जस्टिस जज लगाएगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने काजी फाइज साहब को लगाना है, अमीनुद्दीन खान को लगाना है, नईम अख्तर अफगान को लगाना है, और उसके साथ आप 2 जज हाई कोर्ट से लाएंगे, ऐसे लीगल जो हर चीज को मानेंगे, और एक इंडिपेंडेंट जज मंसूर अख्तर की तरह का, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये क्लियर कट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला है। तीसरी बात यह है कि अगर साइनी ड्राफ्ट को देखिए तो उसके अंदर आवाज का कोई खत्म कर दिया जा रहा है, उसके राइट को खत्म किया जा रहा है आर्टिकल 199 के हाई कोर्ट को, तो हम तो रिलीफ लेते ही। अच्छा इसमें सर ये जो आज बात की है इरफान सिद्दीकी साहब ने कि पार्लियामेंट में की गई कोई भी आईनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। अली सरवर साहब, मैं तो बड़ी यानी मैं तो बीच में नहीं बोला, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी से जो भी गेस्ट होते हैं आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं जी गलत बयानी करेंगे तो फिर सुनना पड़ेगा। गलत बयानी कर रहे हैं, क्या गलत बयानी कर रहे हैं कादिर मंदखल साहब? आपको पता है असम्बली के इख्तियारात होते हैं? आपको नहीं पता असम्बली के क्या इख्तियारात होते हैं? असम्बली अगर चाहे ना कि मुल्क में काजी सिस्टम होगा, कोई अदालत नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बैरिस्टर साहब ध्यान में रख ले, अगर असम्बली कानून पास करे कि मुल्क में कोई अदालत नहीं होगा, इस्लामी निजाम में काजी होगा अदालत,
तो आप फिर कैसे कहेंगे? इसके पास इख्तियार है, असम्बली के पास इख्तियार है, जो आइन के मुताबिक जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में जो इख्तियारात होगा वो तरामीम को कर सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी से। वो रोकने वाला नहीं है, ज़हन में रख ले बात। कोई रोकने वाला नहीं है, वो ये कह रहे हैं, वो जो मैंने बात की आपसे कि पार्लियामेंट में की गई कोई भी आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, रोका नहीं जा सकता। नहीं तो आप मुझे बताइए ना कि अगर वो बेसिक सेक्टर की वायलेशन होगी तो कैसे नहीं रोका जाएगा? अगर पार्लियामेंट में नहीं करके तो भाई उसको तो सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट राइट्स के खिलाफ हुई तो बंदों खेल साहब के ऊपर आज से बैन होगा पॉलिटिक्स में इंगेज करना, तो हम भी बंदो खेल साहब के आगे बोलेंगे, हम तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड करे। अगर वो ये कहेंगे कि आसिफ जरदारी को या नवाज शरीफ को बादशाह मुमलिकत लगा दें तो हम तो इसके ऊपर करेंगे। और याद करें, मैं आपको बताता हूँ कि जब अमेंडमेंट लेके आ रहे थे ना अमीरुल मोमिनीन वाली नवाज शरीफ साहब, तो बीबी की नेशनल असेंबली में तकरीर है, वो तकरीर मैं करूंगा बंदो खेल साहब से, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनको ये तकरीर भेजता हूँ, वो बीबी की वो तकरीर सुने कि वो क्या कह रही है कि क्या राइट है हर तरह की तरमीम करने का या नहीं करने का। तो ये बात तो दुरुस्त है ना कि हर तरह की तरमीम करने का भी तो राइट नहीं है ना पार्लियामेंट के पास। आप कहें यही पार्लियामेंट अगले 10 साल रहेगी, और या आप जिस तरह बीबी की मिसाल दी शहीद की उन्होंने, तो तमाम वो आईनी तरमीम जो अवाम के हक में नहीं होंगी उस पर तो जाहिर है फिर अदालतों में चैलेंज तो होंगी। वो नहीं, देखिए अली सरवर साहब, चैलेंज वो मुझे बता दो, आप ये तासब की हिस्ट्री उतार के आप कैसे कह सकते हैं आवाम की हिस्ट्री नहीं है? हम अगर ये कहें, अगर आईनी ये तो ये आईनी तरमीम अवाम के अगर हक में है, मंदोखेल साहब, अगर ये आईनी तरमीम अवाम के हक में थी तो रात के अंधेरे में क्यों कर रहे थे? अवाम के सामने क्यों लाए? आपके पास भी नहीं था मसौदा, गवर्नमेंट के अपने लोगों के पास मसौदा नहीं था, अवाम से छुड़ाकर रात के अंधेरे में आप तरमीम कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि जी ये आईनी तरमीम अवाम के हक में थी। नहीं था मसौदा, आप उनसे कहें कि हलफ उठा के कहें कि इनके पास मसौदा था। चलो सही है, ये हलफ उठा के कहते हैं मंदोखेल साहब आपके पास मसौदा था। आप लोग गलत क्या नहीं कर रहे हो? मंदोखेल साहब के पास अली वजीर, अली सरवर, आपको पता ही नहीं है, आप लोग खामखा अपनी तरफ से जो है भाषण दे रहे हो। मसौदा फाइल भी नहीं है, डिस्कशन है अभी। मसौदा उसको कहते हैं जो काबीना पास करे उसके बाद असेंबली में टेबल हो जाए, उसको मसौदा कहते हैं। मेरी आपकी जनरल डिस्कशन को मसौदा नहीं कहा जा सकता है। अभी मसौदा पढ़े ही नहीं, भाषण शुरू हो गए सबके। सर वो तो बोल दिया ना, फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया। आजम रजीक तारड़ वजीर कानून फरमा रहे थे रात के 11 बजे कि हाँ जी आज मेरे पास आ गया मसौदा। सर आईनी तरमीम के लिए सारा दिन बैठे रहे असेंबली खोलकर आप रात के अंधेरे में करने के लिए। सुन ले, मैं किसी कराची से मंदोखेल साहब कराची से उन्होंने मुर्तजा वहाब साहब को, मेरे चेयरमैन ये कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी के जवाब दूं उनकी बातों का। मेरी पार्टी के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि मैंने मौलाना साहब के साथ बात की है, वो अपनी तजावीज़ लीजिए, हम अपनी कर ले, डिस्कशन होगा। जब डिस्कशन फाइनल होगा फिर हम सामने लाएंगे हुकूमत के सामने। जब हुकूमत उस पर एग्री करेंगे तब जाके उसको मसौदा की शक्ल में असेंबली में पेश करेंगे। मैं जब पहली मरतबा मेंबर बना था तो मैं जब असेंबली में बैठा तो उस वक्त बिल आया तो मैंने स्पीकर से बोला ये क्या आप एक दिन पहले क्यों नहीं भेजते हो हमारे लॉजिस में? कह रहे ये कानून है, ये रूल्स है। उस वक्त रूल्स कुछ और थे, आज कुछ और होना चाहिए। इस खुशफहमी में रहे और फिर बिलावल साहब ने ऑफर किए पीटीआई को कि आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो अली मोहम्मद खान साहब ने मीडिया पे आके बोला नहीं जी पहले खान को रिहा करो फिर हम बात करेंगे। यानी अगर ये मसौदे में ये लिखा हो कि पाकिस्तान एक खूबसूरत शानदार तरीन मुल्क है, पीटीआई फिर भी कहेंगे नहीं हम बात नहीं मानेंगे, पहले खान को रिहा करो। ये सारे ड्रामे हमने सियासत में देखे और इसी तरह ये वो लोग ड्रामे कर रहे हैं और आप लोग सर जो नून लीग के साथ मिलकर जो कुछ कर रहे हैं वो क्या है? आप अपने पुराने दुश्मनों के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाकर हुकूमत का आईनी ओहदे लेकर आप लोग जो कर रहे हैं। सर मौलाना साहब को मनाने के लिए नवाज शरीफ साहब तो नहीं जा रहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2 मरतबा जा चुके। वो भाई 200 मरतबा जाएंगे ना, आपको क्या परेशानी है? तो आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है, नून लीग लेकर आ रही है। लोग हैं एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आपको क्या पता उसने क्या बात की है?
आईनी सर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमती आईनी तरामीम को लेकर आप घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। दोबारा बोले प्लीज। नून लीग अगर आईनी तरमीम लाना चाह रही है तो आप लोग ही लेके घूम रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं मुसलसल लोगों को मनाने के लिए। हमारा कोई सरोकार नहीं नून लीग से। हमारे मंजूर के मुताबिक, बीबी शहीद के मिसाक की जमहूरियत के मुताबिक जो 2 पॉइंट एजेंडा है आईनी अदालतें और जजेस अपॉइंटमेंट, जो खुद मैंने बिल जमा किए इससे पहले 2021 में, हम उसी के ऊपर है। हुकूमत हमारे साथ बैठेंगे, उनके जो तजावीज़ से हमें कन्विंस करेंगे हम साथ देंगे, नहीं कन्विंस करेंगे नहीं साथ देंगे। बिलावल साहब ने बुला तो लिया सीनियर वकला को सर, कराची से आप भी मौजूद हैं और भी वकला मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब को तलब किया। अच्छी बात है, इसमें आपको क्या परेशानी है? फिर मैंने कहा आपके सामने जूनियर है वो माशाल्लाह, आप भी तजर्बाकार वकील हैं। भाई आपको क्या परेशानी है? मुर्तज़ा वहाब साहब जो ना हमारे कराची का नहीं, आपको परेशानी नहीं सर, हमें क्या होगी सर, आपको परेशानी नहीं है, हमें क्या होगी। मेयर भी है माशाल्लाह, तर्जुमान सिंह हुकूमत भी है, तर्जुमान बिलावल भी है। अब आप बात के पतंगड़ न बनाए। मेरे पार्टी का जो हुक्म है सारा वो है। चलिए आप नहीं आप इस पर नाराज ना हो, मुर्तज़ा आपको बुला लिया तो ठीक है, मैं समझ गया आपके जवाब से। बैरिस्टर साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ये जो आखिर में गुफ्तगू की है। मुझे तो आवाज नहीं उनकी आ रही, आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सर यही सवाल था कि पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं जी देखिए चैलेंज तो किया नहीं जा सकता और ये काम पार्लियामेंट का है, आईनी तरमीम लाना, कानून साजी करना, जाहिर है उसकी तशरीह कर सकती है, लेकिन अभी तो हम तरमीम लाए भी नहीं, पहले से ही इतना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पता नहीं हम किस किस्म की तरमीम लाने वाले हैं। देखिए, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का केस है 2015 का, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने ये होल्ड कर दिया है कि आप आईनी तरमीम को सेटिफाइड कर सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर से तसादुम करे। और उसके अंदर जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो काजी फाइज ईसा साहब का सबसे पावरफुल ओपिनियन है, जिसमें वो कहते हैं कि किसी आदमी का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भी आइन के बेसिक स्ट्रक्चर से मुतसादिम है। दुनिया भर में इंडिया को देख लीजिए या बांग्लादेश को देख लीजिए या श्रीलंका को देख लीजिए, दुनिया में हर जगह पर इस बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है वो राइज है। और वो इस वजह से है क्योंकि इस पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि ये इस आइन को रिपील कर दे, इस आइन की वर्किंग को ही खराब कर दे और कल को इसका निजाम बदल के रख दे। ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती। और चलिए हम मान लेते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई वैलिड लेजिटिमेट पार्लियामेंट करती तो वो तो एक अलग बात थी। अब मैं कानूनी नहीं सियासी बात कर रहा हूँ। ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट, जिसमें आपको पता है कि किस तरह से फजिंग की गई है नंबर्स की, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करेंगे और इस वजह से करेंगे नहीं, इस पर आखिरी मिनट है मेरे पास, इस पर बैरिस्टर साहब आपसे भी, काजी मंजूर साहब आपसे भी, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा है गुज़िश्ता रोज कि जनाब फॉर्म 45 हो 47 हो ये अहमियत नहीं रखता, अहमियत रखता है वोट, कि वोट कितने निकले हैं डब्बे से। जी वो मैंने बिल्कुल ओपिनियन पढ़ा है। अब काजी साहब जाहिर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह बनना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने हर असूल के ऊपर ड्यू टर्न ले रहे हैं, वैसे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो या फॉर्म 45 हो, हर चीज के ऊपर ड्यू टर्न लिया जा रहा है। और मैं तो मजम्मत करता हूँ ऐसे फैसले की जिसमें आप ये कहें कि आप फजिंग करें लोगों के वोटों के साथ, लोगों के वोट जाया करें और उसके बाद आप जो है उसको रिकाउंट करके और हराते जाएं, जिस तरह आखिरी मिनट है सर, क्या कहेंगे जो मैंने जिक्र किया काजी फाइज साहब का, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 हो 47 हो इसकी अहमियत नहीं होती, अहमियत वोट की होती है जो डब्बे से निकलते हैं, क्योंकि बात जहाँ से शुरू हुई थी आप हार गए और किसी को जिता दिया गया। काजी साहब की इस बात से मुत्तफिक हैं आप? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो जजेस या चीफ जस्टिस साहब जो भी ऑब्जर्वेशन देते हैं उसको आप आम चीजों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता उसने किस तरह कहा है, किस जुमले के तहत कहा है, लेकिन बात ये है उनका शायद मकसद ये था कहने का कि चूंकि बैलेट बॉक्स में जो वोट पड़े हुए उसी को गिना जाएगा। बिल्कुल, तो जारी कर दे रही कोटिंग कराए वगैरह कर रहे हैं। फॉर्म 45 फॉर्म 47
आप मुझे बता दो, पाजौड़ में इलेक्शन हुआ, आप कहते हैं इमरान खान खंबा खड़ा करेंगे 2 घंटे, आपके खंबा तो चौथे नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद मुल्तान के इलेक्शन में जो पहले यूसुफ रजा गिलानी 325 वोट से जीता था, जब जमीनी इंतखाबात आया तो मूसा गिलानी आपकी खंबे को उन्होंने 35 सारा ऊंचा हरा। ये सारी चीजें तो आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है सर, पूरे पूरे एक ही खानदान को सारे मुल्तान की सीटें दे दी आपने। भाई तो 35,000 वोट से कहा है, फॉर्म 45 दिखा दे भाई, फॉर्म 45 दिखा देना। ये बड़े चीख रहे खानदानी पार्टी हो गई ना सर। के और मुल्तान के फॉर्म 45 दिखा दे, कितने वोट है इसको आपको दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। सवाल ये फॉर्म 45 दिखा दे वजीरिस्तान के, कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ के मुकाबले में इनके फॉर्म 45 दिखा दे मुझे। तो ये आप भी पिक एंड चूज कर रहे हैं, आप भी पिक एंड चूज कर रहे हैं, यानी कि एक हल्का कहीं का बता रहे हैं, दूसरा हल्का कहाँ का बता दिया पूरे। बहुत शुक्रिया कादिर मंदकुल साहब आपका, बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, आपने सुनी ख़ासतौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, उसने कुछ सवालात उठाए हैं उसी आईनी तरमीम के हवाले से जो हुकूमत पेश करने जा रही है उस पर भी, और जो 12 जुलाई का फ़ैसला है, जो तफसीली फ़ैसला 71 दिन बाद जारी किया गया, और उस फैसले में मुसलसल तनकीद भी कर रहे हैं, और जाहिर है जो इस वक्त लोग अपोजिशन में मौजूद हैं उस फैसले को सराहा भी रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ ये जो एक बड़ा सवाल निशान लगा हुआ है पूरे सिस्टम पर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है, इस पर हुकूमत अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। अब होगा क्या आगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मौलाना निगहबान।